हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल टेरिसस विजन। लास्ट क्लास में हमने बात की आपसे अगस्टन एज में, स्पेसिफिकली हमने पोइट्री को लेकर के बात की कि किस तरीके से उस एज में सैटारिकल पोएम्स लिखी जाती हैं और उनमें जो सबसे बड़ा नाम है वो किसका है? अलेक्जेंडर पोप का। कि किस तरीके से एक कैथोलिक होने के कारण उनकी जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन होती है वो डिनाई कर दी जाती है और वो खुद से सबसे पहले उनकी आंट ने उनको पढ़ाया और उसके बाद उन्होंने खुद को स्वयं को बहुत सारी भाषाओं में, लैटिन, ग्रीक और फ्रेंच, ये सारी भाषाएं उनको जो है उन्होंने खुद से सीखी। और आज की वीडियो में हम आपके लेकर के आए हैं उसी के बाद के पोएट्री का एक थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट, जिसे हम ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री या चर्च यार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री के नाम से भी जानते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो में और देखते हैं कि क्या है ऐसा इस पोएट्री के जानजा में जो कि कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है। अब देखिए, ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री, ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री या इसे हम चर्च यार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री भी कहते हैं। चर्च यार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री, ये पोएट्री राइटिंग का कैसा कॉन्सेप्ट था? एक ऐसा कॉन्सेप्ट था यहां पर कि जहां पर जो भी पोएम्स लिखी गई इसके अंतर्गत, जिसे हम ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री कहते हैं, तो वो सारी एलेजी थी। क्या थी? एलेजी। ध्यान दीजिएगा इस वर्ड को, ELEGY, एलेजी। ये किस आता है वर्ड से? इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड है कौन सा? एलेगोस, ELEGOS। याद रखेगा वर्ड ELEGOS, एलेगोस से आता है। क्या वर्ड बनता है? एलेजी, जिसका मतलब क्या होता है? मॉर्नफुल पोयम और सॉन्ग। मॉर्नफुल पोयम और सॉन्ग। जब इसकी शुरुआत होती है, शुरुआत कहां से हुई है? जाहिर सी बात है, अगर ये शब्द ग्रीक भाषा से आया हुआ है तो इसकी शुरुआत जो है वो कहां से होगी? ग्रीक से ही होगी। तो ग्रीक में जब भी एलेजी को लिखा गया उस टाइम पे जब शुरुआत होती है इसकी, तो वहां पर इसका कॉन्सेप्ट ये था कि कोई भी पोयम जो कि एलेजाइक मीटर में लिखी हो। याद रखेगा, ध्यान दीजिए इस वर्ड को भी, एलेजाइक मीटर। एलेजाइक मीटर क्या होता है? ये सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा क्या जरूरी है। देखिए यहां पे क्या है एलेजाइक मीटर? ये है अल्टरनेटिंग हेक्सामीटर और पेंटामीटर। अल्टरनेटिंग हेक्सामीटर और पेंटामीटर्स की जो लाइनें हैं, यानी पहली लाइन किसकी होगी? वो हेक्सामीटर की होगी, 12 सिलेबल की होगी, और दूसरी लाइन जो होगी वो 10 सिलेबल की होगी, यानी पेंटामीटर की। तो इस मीटर में, इस फॉर्म में लिखी गई कोई भी पोयम जो होती थी उसे हम एलेजी कहते थे उस टाइम पर। आगे चल करके इसका जो फॉर्म है थोड़ा सा चेंज होता है और एलेजी को जो है वो लिखा जाने लगा कैसे? एक मॉर्नफुल पोयम, और कहां पर? किसी पर्सन की पार्टिकुलर डेथ पर, यानी कि डेथ पर एक लैमेंटिंग टोन इसकी हुई एलेजी को लेकर के। और बाद में जाकर कुछ एलेजीज ऐसी भी लिखी गई जो कि सोसाइटी के सोशल या मोरल डिके पर भी लिखी गई। जैसे कि फेमस एग्जांपल है मैथ्यू अर्नल की कौन सी पोयम? डाबर बीच। दैट पोयम ऑल्सो इज एन एलेजी। वो पोयम भी क्या है? एक एलेजी है, बस उसमें फर्क ये है कि वो किसी इंसान की डेथ पर नहीं लिखी गई है, बल्कि उस समय जो विक्टोरियन समाज था जो कि अपने एथिकल वैल्यूज को भूल रहा था, उसको लेमेंट करते हुए यहां पर मैथ्यू अर्नल्ड ने इस पोयम को लिखा हुआ है। और बेसिकली ये सारी जो पोयम्स थी, इनको लिखने वाले, अगर आज हम मॉडर्न टाइम के बारे में बात करें या उस समय जब इनको लिखा गया ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री, तो ये सारे जो भी राइटर्स थे, ये ज्यादातर करके चर्च से एफिलिएटेड थे और थियोलॉजी उन्होंने पढ़ी हुई थी। और थियोलॉजी जाहिर सी बात है बात करेगी गॉड को लेकर के या ऐसी चीजों को लेकर के बात करेगी जहां पर यह जरूर दिखाया जाएगा कि इंसान जो है वो क्या है? ही इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, ह्यूमन बीइंग्स आर मॉर्टल, और एक ना एक दिन आपको डिके होना ही है। तो ये जो कॉन्सेप्ट आया ग्रेवयार्ड ऑफ स्कूल ऑफ पोएट्री, तो यहां पर क्या हुआ कि जो ऑथर्स थे इसके, वो ज्यादातर करके चर्च के प्रीस्ट थे और वो अपने आप को ले जाते थे कहां पर? कंट्री साइड की ओर, गांव की ओर, विलेज की ओर, और अपने आप को पाते थे कि वो कहां पर? किसी चर्च यार्ड में,
क्योंकि क्रिश्चियन में क्या होता है, जो ग्रेवयार्ड होता है वो चर्च में के ही होता है। वो कहां पर होता है, चर्च में ही होता है। वो अपने आप को पाते थे कि वो वहां पर बैठे हुए हैं और देख रहे हैं अपने सामने बहुत सारे ग्रेव्स को, जहां पर उनके एंसेस्टर्स या उनसे जुड़े हुए किसी इंसान की डेथ हुई है और वो दफन है वहां पर। तो इस तरीके से ये पोयम, लैमेंटिंग पोयम जो है बनती हैं। इसी का एक और फॉर्म मैंने आपको बताया हुआ है, पास्टोरल एलिजी भी। कौन सी एलिजी, पास्टोरल एलिजी, मैंने आपको बताई थी उस दिन, याद होगा, पास्टोरल एलिजी, वो भी इसी का एक फॉर्म था। तो भाई देखते हैं इसमें क्या है। द ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री, ऑल्सो नोन एज द चर्चयार्ड स्कूल, इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स। क्या है वो, एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स है ऑफ द अर्ली टू मिड 18th सेंचुरी। अर्ली टू मिड 18th सेंचुरी, यही टाइम पीरियड लगभग आप देख सकते हैं इस टाइम पीरियड का। रिटन बाय ब्रिटिश पोएट्स हु आर यूनाइटेड बाय द सब्जेक्ट मैटर, और वो क्या है, ह्यूमैनिटीज मॉर्टेलिटी, यानी उनका सब्जेक्ट मैटर जो था वो एक था, कंटेंट उनका एक था, सिमिलर था, और वो क्या था, ह्यूमैनिटीज मॉर्टेलिटी, यानी ह्यूमन बींग्स जो हैं वो नश्वर हैं और एक दिन उनको क्या होना है, उनकी डेथ होना तय है। अब आगे देखिए, मेनी ऑफ द पोएम्स आर एलिजीज, ज्यादातर के यहां पे जो पोएम्स है वो क्या हैं, एलिजीज ही हैं, वो सारी क्या हैं, एलिजीज हैं। अ टाइप ऑफ फॉर्मल पोएम, एक ऐसी पोएम, फॉर्मल पोएम दैट इज अ लैमेंट फॉर द डेड, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, लैमेंट फॉर द डेड, किसी इंसान की डेथ हो गई है, मृत्यु हो गई है और उसकी मृत्यु पर हम लैमेंट कर रहे हैं। पोएट्री ऑफ दिस मूवमेंट, इस मूवमेंट की जो पोएट्री थी, एक्सप्लोर्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डेथ इंक्लूडिंग इट्स फिजिकल हॉरर, यानी इसकी जो डेथ है, मौत का जो क्या है, फिजिकल हॉरर है, वो द बेरीवमेंट, जो विलाप है, लेमेंट है, ऑफ दोज लेफ्ट बिहाइंड, यानी जो इंसान क्या बच गए हैं, जिनको कोई छोड़ करके चला गया है, अब उनके जो बचे हुए अपने हैं और वो क्या कर रहे हैं, लेमेंट कर रहे हैं, उनका जो बेरीवमेंट है उसको दिखाया जाना। और क्या है, क्वेश्चंस अबाउट, और सवाल करती है द आफ्टर लाइफ, यानी मौत के बाद अब क्या होगा, डेथ के बाद अब आगे क्या है, एंड द इम्परमानेंस ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस, की मानव के जो अनुभव हैं उनका कोई भी क्या है, अस्तित्व तो नहीं है। एक ना एक दिन आप कुछ भी, कितना भी एक्सप्लोर कर लो इस वर्ल्ड को, कितना भी जान लो, कितना भी वेल्थ आप कलेक्ट कर लो, लेकिन वही है जो इसकी सबसे फेमस पोएम लिखी गई है इसमें, वो कौन सी है, एन एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। वहां पर वो लाइन है, द बोस्ट ऑफ रेडली द पंप ऑफ पावर ऑल बट लीड्स टू द ग्रेव, की आप कुछ भी कर लीजिए, आप कितना भी अपने आप को बता लीजिए कि मैं फला कुल से, मैं फला खानदान से संबंध रखता हूं और मेरे पास इतनी ताकत है, मैं ये हूं, मेरे घर वालों ने ये किया है, मैं ऐसे कुल से हूं, मैं ये यहां का हूं, ऑल बट लीड्स टू द ग्रेव, लेकिन फाइनली आपका जो क्या है, डेस्टिनेशन है, वो कहां पर है, कब्र में है। और एक दिन आपको आपकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन वहीं पर है, तो आप क्या करेंगे, यानी कि जो भी कुछ किया है, आपका जो एक्सपीरियंस है वो सब क्या है, वो सब का सब इम्परमानेंट है, उसमें कोई स्थिरता है ही नहीं। और यही चीजें ये पोयम्स सिखा रही थी। और क्यों इन पे इन सब चीजों का कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि यहां पर जो भी ऑथर्स थे वो यूजुअली क्या थे, प्रीस्ट थे, पुजारी थे, और पुजारी फिलॉसफी को लेकर के चलना, थियोलॉजी को लेकर के चलना, जहां पर क्या होता है वो आपको बताते ही हैं कि एक दिन आपको जो मोह माया है उससे छोड़ करके आपको इस दुनिया से जाना ही पड़ेगा। अब आगे देखिए, मेनी ऑफ द राइटर्स ऑफ दिस स्कूल, स्कूल का मतलब यहां पे कोई ग्रुप है, समझ रहे हैं ना, कोई यहां पे विद्यालय नहीं खुला हुआ है, वह मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी, क्या थे, क्लर्जी के मेंबर थे, एंड देयर मेडिटेशंस ऑन मॉर्टेलिटी, और उनकी जो चिंतन है नश्वरता पर, वह इन्फॉर्म्ड बाय देयर रिलीजियस बिलीव्स, यानी उनका जो धार्मिक मान्यताएं थी उन पर इनका फर्क पड़ा, उनका असर इन पर पड़ा। देयर पोएट्री टेंड्स टू बी सेट इन द कंट्री साइड, ये जो पोएट्री होती है वो कहां पे सेट होती है,
कंट्री साइड, गांव की ओर, विलेजेस और स्मॉल टाउन्स एंड टू हैव अ मेलैंकोली टोन, और इसकी जो टोन होती है कैसी होती है, वो मेलैंकोलिक लेमेंटिंग टोन होती है। 4 poems are often considered to exemplify this style of writing। इन 4 पोएम्स ऐसी हैं जो इस टाइप की राइटिंग को एग्जेम्पलीफाई करती हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी हैं वो। सबसे पहला है जो कि बेस्ट एलेजी मानी जाती है, टॉमस ग्रेज एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, जहां पर पोएट जो है वो ग्रेव यार्ड में बैठा हुआ है और क्या दिख रहा है कि उसके एंसेस्टर्स जो हैं वो वहां पर दबे पड़े हुए हैं, ग्रेव में उनकी डेथ हुई है, और वो उसको देख करके मेडिटेटिव फॉर्म अपना ले रहा है। और ये एकमात्र ऐसी पोयम है जहां पर क्या है, इस पोयम के लास्ट में एपिटाफ भी है। याद रखिएगा, एपिटाफ यानी पोएट ये भी अज्यूम कर रहा है कि मेरे जाने के बाद, मेरे मरने के बाद क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। बहुत ही खूबसूरत पोयम है ये, मुझे मौका मिलेगा मैं आपको पढ़ाऊंगा जरूर इस पोयम को। ये है एन एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, द कर्फ्यू नेल टोल्स द पार्टिंग डे। यहीं पर वो लाइन है बहुत फेमस, कौन सी, द प्लाउमैन प्लॉट्स इट्स वेरी वे। बार बार पूछा जाता है एग्जाम्पल, कौन सा, ट्रांसफर्ड एपिथेट फिगर ऑफ स्पीच में, द प्लाउमैन प्लॉट्स इट्स वेरी वे, यानी शाम का मौसम है, गोधूली का, डस्ट का, और सारे कैटल्स जो है वो वापस आ रहे हैं। हलवाहा जो है, किसान जो है, वो अपने कंधे पर हल रख करके आ रहा है और इतना थक गया है कि क्या हो गया है, वो जो हल है वो नीचे झुका है और उससे जमीन जो है वो खुदती हुई जा रही है। बहुत ही फेमस पोयम है, मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो अब आगे देखिए, टॉमस पार्नेल्स नाइट पीस ऑन डेथ, ये अगली फेमस पोयम है एलेजी की। रॉबर्ट ब्लेयर्स द ग्रेव और एडवर्ड यंग्स नाइट थॉट्स, ये सारी फेमस एलेजीज उस टाइम पर लिखी जाती हैं। अगला हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश प्रोज इन दिस पीरियड। क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश प्रोज इन दिस पीरियड, और इस टाइम पर जो प्रोज का डेवलपमेंट होता है, तो आगे चल करके प्रोज, या आप आज कह सकते हैं कि मॉडर्न टाइम पर जो डोमिनेंट जानरा है लिटरेचर का, वो प्रोज ही है। आप देखते हैं चाहे बुकर प्राइज हो, चाहे पुलित्जर हो, चाहे साहित्य अकेडमी हो, ज्यादातर करके अवार्ड जो जाता है वो नॉवेल्स को जाता है। नॉवेल्स जो कि क्या है, प्रोज का ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। और क्यों ये नॉवेल्स जो हैं या जो प्रोज हैं वो पॉपुलर होते हैं, इसके पीछे कारण क्या है मैं आपको बताता हूं। प्रोफेसर एनएस गौर मैम के अकॉर्डिंग, मैं उनका नाम इसलिए बार बार ले रहा हूं क्योंकि ये सेंचुरी हम लोगों को उन्होंने ही पढ़ाई थी। प्रोफेसर एनएस गौर मैम ने कहा था कि प्रोज इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। क्या होता है, प्रोज जो है वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है, यानी अभिव्यक्ति का सबसे बेहतरीन तरीका अगर कोई है तो वो प्रोज है। मतलब आपको जिससे कुछ भी कहना है आप प्रोज में कहते हैं, गा के नहीं कहते हैं आप। हालांकि जो ओल्डेस्ट जानरा है वो गाने वाला ही है, यानी कि पोयम है वो, लेकिन यहां पर क्या है, प्रोज जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट, या जिसे हम कह सकते हैं सबसे पॉपुलर फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन होता है। और क्यों, क्योंकि आपको कुछ वहां पे कुछ डिजाइन करना ही नहीं है, सीधा आपके माइंड में जो आया आपने उनको शब्द दिए उस थॉट को और आपने अपनी बात कह डाली। क्यों हुआ प्रोज पॉपुलर, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब उस समय क्वीन एलिजाबेथ ने 1600 में क्या किया, उन्होंने एक चार्टर के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को फॉर्म किया और ये अलाउ किया, उनको अनुमति दी, परमिशन दी कि अब आप जाकर के वर्ल्ड में किसी भी कंट्री से ट्रेड कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। और उसके बाद उसके अलावा एक और बड़ा कॉन्सेप्ट था प्रिंटिंग प्रेस का। प्रिंटिंग प्रेस का क्या हो रहा था, प्रिंटिंग प्रेस के जरिए, यहां पर प्रिंटिंग प्रेस के जरिए एक चीज जो बहुत अच्छी आती है, मैं आपको पिछली बार बता भी चुका हूं कि क्या हो रहा था कि ये एक तरीके से डेमोक्रेसी थी एडुकेशन में। इट वॉज अ काइंड ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एडुकेशन, कि ये शिक्षा का आप लोकतंत्रीकरण हो रहा था वहां पे। और क्यों, क्योंकि जो किताबें थी अब वो प्रिंट हो करके
छप करके कॉमन मैन के हाथों में भी जा रही थी। वो सीमित नहीं रह गई थी कुछ एक विशेष अभिजात लोगों के जो है उसमें संपर्क में जो है, अब ऐसा कुछ भी नहीं था। अब आम आदमी भी इन किताबों को पढ़ रहा था। वो स्पेंसर की फेरी क्वीन पढ़ रहा था, वो विलियम शेक्सपियर के प्लेस को पढ़ रहा था, और भी जो फेमस जो भी चीजें वहां पे लिखे, मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ करके वो एक्सप्लोर कर रहा था दुनिया को। और अब यही पढ़ा लिखा इंसान क्या कर रहा था, वो जा रहा था ट्रेवल्स पर, यात्राओं पर, जर्नी पे जा रहा था वो। और वहां पर आने के बाद उसके जो एक्सपीरियंसेस थे, अनुभव थे, उनको एक्सप्रेस करने का सबसे बेहतरीन जो तरीका उसके पास मिलता है वो होता है प्रोज। तो प्रोज के डेवलपमेंट का सबसे पहला कारण क्या है, प्रिंटिंग प्रेस। दूसरा है ट्रेड। और ये ऐसी एज थी जहां पर मिडिल क्लास का इमर्जेंस होता है। मिडिल क्लास, ये वही मिडिल क्लास है जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लास होती है। और कारण क्या है, यहां पर किनकी संख्या ज्यादा है। और आप देखेंगे कि आपके आसपास जो भी ज्यादातर करके जो संस्थान हैं, जो भी संस्थाएं हैं, वो ऐसे ही लोगों के द्वारा गवर्न की जाती हैं। मार्क्स की थियरी इसीलिए फेल हो गई क्योंकि उसने सिर्फ प्रोलेटारियन और कैपिटलिस्ट के बारे में बातें की, सर्वहारा ग्रुप को लेकर के और पूंजीवादी को लेकर के। उसने मिडिल क्लास को छोड़ दिया, बर्जुआ की बात उसने नहीं की, और इसलिए उसकी थियरी फेल हो जाती है। अब यहां पे क्या हो रहा है कि ट्रेड ने, जब व्यवसाय से इनके पास पैसा आया तो इन लोगों ने भी क्या किया, अपने आप को लेकर के सोचा कि हम भी अब कुछ लिखेंगे। इसीलिए जो भी नॉवेल्स आप देखेंगे ज्यादातर करके इस एज में जो आ रहे हैं वो सारे ट्रेवल्स को लेकर के बातें हैं। गुलिवर्स ट्रेवल्स एक क्या है, ट्रेवलिंग का ही है वो। रॉबिन्सन क्रूजो यात्रा पे ही गया हुआ है वो। इन्हीं का इंपैक्ट था सारा, इन्हीं का प्रभाव था कि ये जो सारी ट्रेवल्स हो रही थी उनको अब बुक फॉर्म में लिखा जा रहा था। और मैथ्यू अर्नल्ड ने कहा ही है, क्या कहा है, द 18th century is an age of prose and reason। क्या है, an age of prose and reason। रीजन का मतलब क्या है, रैशनैलिटी। अब यहां पर आप कोई ऐसा वर्क नहीं पाएंगे जो आपको क्या कर रहा है, एक ऐसी दुनिया में लेकर के जा रहा है जो आपको लगे इसका अस्तित्व संभव ही नहीं है। स्पेंसर की फेरी क्वीन की तरीके से अब यहां पे कोई जादू नहीं हो रहा है, कोई गायब नहीं हो रहा है, कोई प्रकट नहीं हो रहा है। यहां पर ऐसी चीजें लिखी गई जो वास्तव में रियलिज्म का टच दे रही थी। और यहां के जो इंसान आए, जो राइटर्स आए, उन्होंने अपने आप को रखा कि वो उन्हीं सब चीजों के बारे में लिखेंगे जो इंसान क्या कर सकता है, जो दिमाग उसका बताएगा। ये नहीं कि वो सोचेगा कि बहुत कुछ ऐसा पॉसिबल हो सकता है, नहीं। उन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा ड्रीमलैंड में लेकर के नहीं गए, वो धरातल पे रहे और इसी के जरिए उन्होंने अपने वर्क्स को लिखा। अब आइए देखते हैं इसमें क्या है। अकॉर्डिंग टू मैथ्यू अर्नल्ड के अनुसार द 18th century इज द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। क्या है, ये जो एज है वो कैसी है, एन एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। रीजन, रैशनैलिटी यानी सारी माइंड कीजिए, एम्पिरिसिज्म एंड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन had vital impact upon the writers of 18th century। यानी बहुत वाइटल इंपैक्ट था इन सब लोगों का, किस पर, इन सब चीजों का 18th century पर। और देखिए, there was a growth of middle class। वही मैंने आपसे बात की है, there was a growth of middle class due to trade and commerce। ट्रेड और कॉमर्स के कारण। और मैथ्यू अर्नल्ड ने कहा ही है, इट वॉज एन एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। और उसमें देखिए हमारे जो सबसे पहले राइटर हैं, एंड ही इज डेनियल डिफो। डेनियल डिफो जन्म लिया था इन्होंने कब, 1660 में, और 1731 में इनकी डेथ होती है। ये क्या थे, वॉज द फर्स्ट ग्रेट फिक्शन राइटर ऑफ 18th century। 18वीं शताब्दी के सबसे पहले क्या थे, ग्रेट फिक्शन राइटर्स थे, राइटर। हिज नॉवेल रॉबिन्सन क्रूजो, इसको क्या कहा जाता है, मैंने आपको बताया हुआ है, मॉडर्न एवरीमैन। मॉडर्न एवरीमैन के ये सारी जो नॉवेल्स हैं, मैं आपको बताता चलता हूं, ये सारी नॉवेल्स जो इस एज में लिखी गई हैं वो क्या हैं, दे ऑल आर पिकरस नॉवेल। PICARESQUE, पिकरेस्क लिखा रहता है, लेकिन क्या होता है, इसे हम पिकरेस पढ़ते हैं। और फादर कौन है, याद है इसका, टॉमस नैश। टॉमस नैश जो कि यूनिवर्सिटी विट्स के थे,
वो इसके फादर थे इस जानरा के, पिकरस नॉवेल के। और पिकरस जो वर्ड है इट कम्स फ्रॉम अ स्पेनिश वर्ड, याद रखिएगा कौन सी भाषा का शब्द है, स्पेनिश वर्ड है पिकारो। पिकारो जिसका मतलब क्या होता है, रोग, ROGUE या नेव, समझ रहे हैं, KNAVE। रोग मतलब धूर्त और नेव का मतलब भी वही। यानी यहां पर जो आपके सामने प्रोटैगनिस्ट रखा गया है वो कैसा है, वो अब न्यायप्रिय, सत्यप्रिय ऐसा कुछ नहीं है, वो रोग या नेव है, धूर्त है। वो पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन का जॉनी डेप है, जैक स्पैरो। कभी आप देखिए उसकी मूवी, उसका सीधा कॉन्सेप्ट है कि जान बचना चाहिए बस, कोई एथिक्स नहीं, कोई मोरालिटी नहीं, हम ऐसे हैं वैसे ही रहेंगे। अभी आज मैं देख रहा था उसको, रास्ते में आ रहा था तो मैंने ऐसे एक लगा दिया और बड़ी उसकी प्यारी लाइन याद आ गई मुझे फिर से। वहां पर लास्ट में एक जगह होती है, मतलब 5 उसकी मूवीज हैं, उसमें से एक में वो कहता है लास्ट में, उसका दोस्त होता है गिब्स, दोस्त या उसके साथ क्रू है वो, यानी कि जहाज से पे काम करने वाला, और वो कहता है कि जैक तुम अमर हो सकते थे, तुमने अमृत क्यों नहीं पिया। तो कहता है, बहुत फेमस लाइन है उसकी, बहुत प्यारी लगती मुझे भी, वो कहता है कि अमृत इम्तिहान लेता है और जिंदगी का मजा तब है जब मौत बिन बुलाए आए। समझ रहे हैं, जिंदगी का मजा तब है जब मौत बिन बुलाए आए और आपके वजूद का हर हिस्सा, आपके एग्जिस्टेंस का हर हिस्सा अंत में जाकर के एक रहस्य बन के रह जाए। इससे बेहतर क्या हो सकता है। लोगों का तो नहीं पता मुझे, लेकिन जैक स्पैरो हमेशा से एक क्या रहेगा, वो एक पायरेट्स रहेगा, वो हमेशा एक समुद्री लुटेरा रहेगा। बहुत फेमस लाइंस हैं, इतने बेहतरीन डायलॉग्स हैं उसके, आप देखेंगे तो मजा आएगा। तो यहां पर क्या थे, ये सारे के सारे एक पिकारो थे, जैसे कि वो एक पिकारो है, नेव, उसकी जान बचनी चाहिए, कोई एथिक्स नहीं है, कोई मोरालिटी नहीं, ऐसे ही थे ये सब। अब आगे देखिए यहां पर, हिज नॉवेल रॉबिन्सन क्रूजो 1719 हैज कम टू बी ट्रीटेड एज क्लासिक। और कैसे, चिल्ड्रन लिटरेचर में भी हम इसे पढ़ते हैं, बच्चों का साहित्य होता है वहां पर भी इसे पढ़ाया जाता है। हिज अदर नोटेबल वर्क्स आर, उसके अन्य जो नोटेबल वर्क्स हैं कौन कौन से हैं, मोल फ्लैंडर्स। यहां पर आपको यह याद रखना है कि इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट भी दिया, और वो क्या किया, अपने नॉवेल्स में लेडी पिकारो को रखा, यानी कि हमारी छोरियां छोरों से कम है के, वो भी चीट कर सकती हैं, वो भी धोखा दे सकती हैं, वो भी फ्रॉड कर सकती हैं, और यही सब है मॉल फ्लैंडर्स है। या दूसरा इनका नॉवेल कौन सा, रोक्साना, ये भी ऐसे ही हैं, रोक्साना भी एक लेडी पिकारो हैं। Roxana's famous statement is, honesty is out of question when starving is the case. Honesty क्या है, वो आपके मामले से ही बाहर है, when starving is the case. All these novels are generally categorized as picaresque novels. प्रायः ये novels हैं उनको categorize कैसे किया गया, picaresque novels में। His other novels are, उनके अन्य जो novels हैं देखिए, कैप्टन सिंगलटन, कर्नल जैक जो कि 1722 और 1720 में आया हुआ है। अब आइए अगले राइटर, ठीक है, जोनाथन स्विफ्ट, और फेमस वर्क गुलिवर्स ट्रेवल्स, सटायर एंड आयरनी आर प्रोमिनेंट इन हिज वर्क्स। अब देखिए हिज नोटेबल वर्क्स आर, पहला कौन सा है, बैटल ऑफ द बुक्स 1704। ये क्या है, ये आपका एक मॉक एपिक है। क्या है, एक मॉक एपिक, और एक जो है बेस्ड है 2 फेमस प्रोफेसर्स को लेकर के जो भिड़ गए थे अपने आप में। तो बैटल ऑफ द बुक्स 2 किताबें हैं यहाँ पे, उनको जो है एक तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, और वो अपने आर्टिकल्स को लेकर के लड़ाई करेंगे, नहीं मेरा सही है, और वो दूसरा बोल रही कि मेरा जो आर्टिकल वो जो है वो सही है। अब दूसरा जो वर्क है देखिए, टेल ऑफ द टब, ये क्या है, अ सटायर ऑन चर्च हिस्ट्री। और तीसरा जो सबसे फेमस टेल है, गुलिवर्स ट्रेवल्स, ये एक नॉवेल है और इसे आप पिकरस नॉवेल कह सकते हैं। होता क्या है, गुलिवर नाम का एक आदमी है, इसका नाम पूरा क्या है, लेमुअल गुलिवर, लेमुअल गुलिवर, जो कि क्या होता है, ये एक ट्रेनिंग लेता है फिजिशियन की, यानी पेशे से क्या है, एक ये डॉक्टर है, फिजिशियन मिस्टर बेट्स कि यहां अप्रेंटिस की तरीके से, यानी इनके अंडर में काम करता है मिस्टर बेट्स के यहां पर, और इन्हीं के ही कहने पर क्या होता है कि इसको एक क्लिनिक जो है ओपन करता है।
और मिस्टर बेट्स की डेथ होने पर क्या होता है, इनका क्लिनिक सफर करता है और बाद में इसकी पोस्टिंग जो है एक जहाज पर होती है। इसकी वाइफ जो है उससे शादी होती है और डॉवरी ले आती है, दहेज काफी, और उससे वो अपनी समुद्रिक यात्राएं शुरू करता है। बार बार उसका जो भी यहाँ पे ये जो किताब है वो 4 भागों में बटी हुई है और चारों बार उसका शिपरेक होता है, जहाज टूटता है और वो अपने आप को पाता है कि वो एक जगह पर, अनजानी जगह पर पड़ा हुआ है। लेमुअल गुलिवर, उसकी पहली जो जर्नी है, फर्स्ट जो जर्नी है वो कहां पर है, इन द लैंड ऑफ लिलीपुट्स। कहां पर है, लिलीपुट्स। बॉलीवुड में एक मूवी बनाई गई है जजंत्रम ममंत्रम, वो इसी पर बनी है, लिलीपुट। जहां के जो लोग हैं उनकी हाइट 8 इंच की है। वो अपने आप को पाता है कि जैसे गिरा हुआ है पानी में और पानी के किनारे, और जैसे जगता है, नींद खुलती है उसकी, वो देखता है कि उसको बांध दिया गया है। और बांधा कितने हैं, 8-8 इंच के लोग हैं, इन्होंने उनको बांधा हुआ है और सीढ़ी लगा करके उसके ऊपर चढ़ रहे हैं। उनको लग रहा है कौन सा दैत्य यहां पर आ गया है ये। अब पूरे जो है नगर की रस्सियां मंगाई जाती हैं और उसको घसीट करके बैलगाड़ी पे लाद करके उतनी बड़ी जो है गाड़ियां बनाई गई, उसको लेके जाया जाता है राजा के महल पे। और राजा उसे क्या करता है कि एक ऐसा मंदिर, टेंपल, जहां पर मर्डर हुआ था, वहां पर उसे वो रख देता है। गुलिवर यहां पे रहता है और एक दिन क्या होता है कि रानी के महल में आग लग जाती है और गुलिवर क्या करते हैं, वो लघु शंका करके उस जो है महल की आग को बचाते हैं, लेकिन इसके लिए उनको सजा मिल जाती है। उनको जो है कैद करके एक मंदिर में रखा गया है जहां पर मर्डर हुआ था। और लिलीपुट के बगल में एक जगह है ब्लेफुस्कू। ब्लेफुस्कू, मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगा अलग से, अभी मैं आपको बता दे रहा हूं बस इसी तरीके से। ब्लेफुस्कू, और हमेशा लिलीपुट और ब्लेफुस्कू की लड़ाई होती रहती है। बाद में क्या होता है, गुलिवर वो ब्लेफुस्कू की मदद करता है क्योंकि वो लोग सही थे और यहां से बच करके भाग के वो निकलता है। दूसरी जो इसकी यात्रा है वो कहां पर है, पहली है आपकी लिलीपुट में, दूसरी जो है कहां पर है, वो ब्रॉबडिंग नेक। ब्रॉबडिंग नेक, जहां पर इसका उल्टा है, वहां पर 8 इंच के लोग हैं, यहां पर 8 के बजाय 80 फीट के, 60 से 80 फीट के आसपास लोग यहां पर हैं। समझ रहे हैं कितने हैं, 60 से 80 फीट के आसपास। यानी वो खुद एक छोटा जो है वहां पे आदमी लगने लगा है और वहां पर उसको क्या करते हैं वो लोग, वो पकड़ लेते हैं और उसे एक नमूने की तरीके से, मदारी की तरीके से उसे इस्तेमाल करते हैं। जनता को हंसी करती है उसको देख करके और पैसे देती है। इसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। वहां का जो एक मास्टर होता है, इसका मालिक, उसकी बेटी से इसकी दोस्ती होती है और किसी तरीके से समहाउ वो वहां से भी निकलते हैं। ब्रॉबडिंग नेक। तीसरी जो जगह है वो है लापुटा, जो कि एक फ्लोटिंग आइलैंड है। कैसा आइलैंड है, फ्लोटिंग, तैरता हुआ। लापुटा, बाल्मी बार्गी और जापान। इस जगह पे पहुंचने का उसका जो पर्पज है वो क्रिटिसाइज कर रहा है जापान को लेकर के, कि वहां के जो लोग हैं वो इस तरीके से साइंस वगैरह में तल्लीन है कि बात करते करते क्या हो जाते हैं, खो जाते हैं। एक आंख उनकी सीधे देखती है और एक आंख ऊपर देख रही है। उनकी जो लैंग्वेज है वो जोडियाक, जोडियाक जानते हैं, जोडियाक एक भाषा होती है, वो उनकी भाषा है इन लोगों की। और ये जो आइलैंड है फ्लोटिंग लापुटा, वो हमेशा क्या करता है, वहां से ऊपर से पत्थरों को फेंकता है अपने नीचे के आइलैंड्स के ऊपर, जो कि सिंबल है किसका, बॉम्बिंग को दिखा रहा है यहां पर गुलिवर। पूरी जगहों को, तीनों को क्रिटिसाइज किया, चाहे वो लापुटा का हो, चाहे वो लापुटा का हो, चाहे ब्रॉबडिंग नेक का हो, चाहे वो लिलीपुट का हो। लास्ट की उसकी जो जगह है, चौथी यात्रा जहां पर जाता है, इट इज अ लैंड ऑफ विन-विन, HOUYHNHNMS, और ये उसकी यूटोपियन जगह है, यूटोपियन प्लेस। और एक ऐसी जगह जहां पर जो विन-विन्स हैं वो टेम कर रहे हैं किनको, याहूज को। याहूज कौन है, डिफाइल्ड क्रीचर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी वो इंसानों का है डिफाइल्ड एक, यानी वो आदिमानव की तरीके से हैं और घोड़े इनको टेम करते हैं, इनके ऊपर लगाम लगाते हैं। यानी कि वो जब भी दिखाई पड़ते हैं वहां पर उनको घोड़े मार करके भगा देते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि उनकी क्या हो, झलक जो है वो उन लोगों के ऊपर पड़े, किनके ऊपर, विन-विन्स के।
यहां पर जाता है वो, और उसका थोड़ा तो मतलब केयर करते हैं लोग, लेकिन बाद में उनको ये एहसास होता है कि ये तो एक डेवलप्ड याहू है। जब ऐसे डिफाइल्ड, ठीक है, और आदिमानव टाइप के जो याहूज हैं वो उसके लिए इतना खतरा हो सकते हैं, तो एक डेवलप्ड याहू है, इसके रहने से इनकी जो कल्चर है उस पर असर पड़ेगा और उसका रहना वहां पर ठीक नहीं है। वो गुलिवर से कहते हैं तुम यहां पे नहीं रह सकते हो। गुलिवर बहुत सारी उनकी विशेषताएं बताता है, जैसे वो लोग लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं करते हैं। उनके यहां पर यूजुअली एक जो है सभा होती है और उसमें सारे जो है डिस्प्यूट्स को सेटल कर लेते हैं। अगर मान लीजिए पड़ोसी के पास कोई बेबी नहीं, बच्चा नहीं है, तो वहां पर उसके बगल के पड़ोसी का यह धर्म होता है कि अपने 2 बच्चों में से एक वो उसको दे। बहुत सारी वहां पे अच्छी बातें थी। मैं आपको जब नॉवेल पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि वहां पे उतना लगाव हो जाता है गुलिवर को इन लोगों से कि वो आना ही नहीं चाहता है वहां से, उसका बिल्कुल मन नहीं कि वहां पर लौटे, लेकिन फाइनली वो वहां से आता है। उसे इतना लगाव हो जाता है घोड़ों से और इतना घृणा हो जाती है इंसानों से कि वो हमेशा अपने अस्तबल में ही बैठा रहता है और घोड़ों वगैरह से बात करता है। वो बाहर की दुनिया नहीं, इंसानों की दुनिया से, इवन वो अपनी पत्नी से भी अलग रहता है, दूर रहता है। तो ये है नॉवल गुलिवर्स ट्रेवल्स। मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा जब आएगा वर्क। आगे बढ़ते हैं। अ मॉडेस्ट प्रपोजल, ये भी आया 1729 में। अब सैमुअल बटलर एक दूसरे हैं, सैमुअल बटलर मैंने आपको बताया है, ह्यूडिब्रास्टिक पोएम्स, उनका भी वर्क है एनोलॉजी, जो कि 1736 में आता है। अब अगला जो है पीरियोडिकल एसे। पीरियोडिकल एसे क्या है? पीरियोडिकल एसे मैंने आपको बताया था कि ये क्या थे, ये एक रेगुलर इंटरवल में पब्लिश होते थे और बहुत पॉपुलर हुए वहां पर उस समय, क्योंकि इनका जो पर्पस था लिखने का वो ये था कि वो सोसाइटी को क्रिटिसाइज कर रहे थे। एक ऐसा समाज जहां पर क्या था, मैनरिज्म, सोफिस्टिकेशन या ऐसी बातें थी, या जहां पर बहुत सारी बुराइयां थी। बुराइयों का मतलब कि जो रईस हैं वो पढ़ते लिखते नहीं हैं, फिर भी वो क्या है, जमींदार हैं वहां पर। और इसी चक्कर में उनके जो, ठीक है, जो बड़ा भाई है वो तो प्रॉपर्टी का, स्टेट का मालिक बन जाता है, लेकिन छोटा भाई उसे काम इसलिए नहीं करने दिया जाता क्योंकि वो एक बड़े कुल का है, और इस चक्कर में वो हमेशा घूमता रहता है, बेगारी करता रहता है। बहुत फेमस इसे है कैरेक्टर ऑफ विल विम्बल, विल विम्बल के नाम से GICLT में ये प्रिस्क्राइब भी है वर्क। मैं आपको कभी पढ़ाऊंगा, मौका मिलेगा तो। विल विम्बल साहब, उनकी यही हालत है। ये जो पॉपुलर हुए पीरियोडिकल्स ऐसे, इनके पीछे सबसे बड़ा कारण जो था वो ये होता है कि इन्होंने अपने आप को क्या किया, उस समय की जो भी पॉलिटिक्स थी या राजनीतिक या धार्मिक विवादों से अपने आप को दूर रखा। सबसे पहला काम इनका यह था कि वो अपने आप को राजनीतिक और धार्मिक विवादों से दूर रखे हुए थे। इसके अलावा और क्या बातें थी, यहां पर यह भी था एक कॉन्सेप्ट कि ये जो राइटर्स थे इसके, इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आयरनी, विट, ह्यूमर, सटायर, इन सब के जरिए वहां की सोसाइटी को क्रिटिसाइज किया। बहुत ही ह्यूमरस तरीके से, बहुत ही मजाकिया तरीके से वो क्या करते थे, वो सोसाइटी के जो, ठीक है, बुराइयां थी उनको वो बाहर लेकर के आ रहे थे। 2 बड़े फेमस नाम हैं इसमें, और कौन कौन से हैं? पहला नाम है रिचर्ड स्टील का, दूसरा है जोसेफ एडिसन। जी हां, ये वही जोसेफ एडिसन है जिनको अलेक्जेंडर पोप ने अपनी पोयम एन एपिसल टू डॉक्टर अर्बथ नॉट में क्रिटिसाइज किया हुआ है, ये वही है। अब यहां पे देखिए पीरियोडिकल्स ऐसे में क्या है, पीरियोडिकल्स इन द 18th century हैव बीन रिगार्डेड एज अ सोशल एंड मोरल कमेंट्री, यानी सामाजिक और नैतिक कॉन्सेप्ट था ये। इट बिकेम पॉपुलर, ये पॉपुलर क्यों होता है? बिकॉज इट्स स्टाइल वाज सिंपल एंड कन्वेंशनल, बहुत ही साधारण भाषा में। और आप इन एसेस को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वो बहुत आसान तरीके से लिखे गए हैं, उसमें कोई टफ लैंग्वेज बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं की गई है। इट अवॉइडेड पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कंट्रोवर्सीज, इसने अपने आप को धार्मिक और राजनीतिक, ठीक है, कंट्रोवर्सीज यानी कि विवादों से दूर रखा। इट सूटेड फॉर द मोरल टेम्पर्स ऑफ द एज, ये उस समय के जो मोरल टेम्पर्स थे उसको सूट करता है। इट वॉज फॉर द पीपल ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ये जो है वो क्या था, वो ट्रेड एंड कॉमर्स वाले लोगों के लिए था। Joseph Edison and Richard Steele are regarded as the most significant figures in the
Development of the periodical of the 18th century. Edison has been generally considered as the more frequent writer. यानी एडिसन कैसे हैं वो बतौर फेमस है किसके राइटर के, while still as the better editor and organizer. और स्टील क्या है वो एक एडिटर संपादक के तौर पर फेमस है. टुगेदर दे प्रोड्यूस्ड 3 पब्लिकेशंस. ये 3 पब्लिकेशन लेकर के आते हैं. सबसे पहला कौन सा है, द टैटलर, और ये शुरू होता है अप्रैल 1709 में और चलता है कब तक, जनवरी 1711. लगभग 2 साल तक चलता है. 3 टाइम्स इन अ वीक, सप्ताह में 3 दिन ये पब्लिश होता था. उसके बाद आता है द स्पेक्टेटर, बहुत फेमस जर्नल था ये, बहुत फेमस पीरियोडिकल था. इसमें क्या हुआ था, द स्पेक्टेटर में इन लोगों ने कुछ इमेजिनरी लोगों का क्लब बनाया हुआ था. उसमें सबसे पहला नाम था सर रोजर डी कवर्ली. सर रोजर डी कवर्ली, और रोजर डी कवर्ली के जरिए वो क्या कर रहे थे, पूरे उस समाज को जो जमींदारी वाला समाज था, ऐसे लोग जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको वो क्रिटिसाइज कर रहा है. एक ऐसे इंसान थे सर रोजर डी कवर्ली जिसको यानी उनको एक पड़ोस की विधवा से, एक विडो से प्यार हो गया, और जब उसने इनकी बात को नहीं मानी तब से उन्होंने क्या किया, शादी ही नहीं की पूरी लाइफ. और उन्होंने उसको प्रपोज करते वक्त जो कपड़ा पहना हुआ था वो आज तक वो पहने हुए हैं, और वो खुद कहते हैं कि 12 बार ये फैशन से इन और आउट हो चुका है. एक बार क्या हुआ कि एक उनको जो है बुली राउजन नाम के एक आदमी ने यंगस्टर कह दिया छोकरा, और उन्होंने उसको धक्के मार करके पैर से जो है निकाल दिया था होटल से. ये सब उनके कीर्तिमान हैं सर रोजर डी कवर्ली के, और सर रोजर से ही जुड़े हुए हैं सर विल विम्बल, उन्हीं के मेहमान हैं. आगे चलकर के केसेस में उनका जिक्र आता है. तो ऐसे लोग भी हैं वहां पर. अब दूसरा है सर रोजर डी कवर्ली के बाद यहां पर जो कैरेक्टर है वो है स्टूडेंट ऑफ लॉ. स्टूडेंट ऑफ लॉ, ये कहने भर के स्टूडेंट ऑफ लॉ हैं, क्योंकि असल में इनका जो ध्यान है वो लिटरेचर को लेकर के लगता है, साहित्य और कला में इनकी रुचि है. बस ये क्या करते हैं, अपने पिता की इच्छा के कारण लॉ में यानी कानून वगैरह विभाग में बैठते हैं, यानी वो वकालत कर रहे हैं. ये उनको दिखा रहा है. 3 इडियट्स जैसी मूवीज आई थी इंडिया में जो ये दिखा रही थी कि एक इंसान का अपना खुद का भी चॉइस होती है, उनकी अपनी खुद की भी चॉइस होती है, और वो उसमें काम करें तो बेहतर होगा. स्टूडेंट ऑफ लॉ, वो बेचारे उनके पास जो भी केसेस आते हैं तो वो अपने डेप्यूटी को दे देते हैं कि तुम सॉल्व करो. वो शाम को निकलते हैं, बढ़िया जाते हैं, ओपेरा देखते हैं, नाटक को, और जब एक्टर्स ये देखते हैं कि स्टूडेंट ऑफ लॉ वहां पर आए हुए हैं तो वो अपने आप को और ज्यादा एक्टिंग में अच्छा करने लगते हैं ताकि वो खुश हों. अब आगे देखिए, स्टूडेंट ऑफ लॉ के बाद अगला जो कैरेक्टर है वो है सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट. एंड्रयू फ्रीपोर्ट, और ये एक मर्चेंट हैं, एक ये व्यापारी हैं. इनका ये मतलब है, इनकी हमेशा से एक फेमस स्टेटमेंट है, अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी गॉट. ये कुछ एग्जाम में कई क्वेश्चन भी आया है. अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी गॉट, यानी अगर आपने एक पैसा बचा लिया तो एक पैसा आपने क्या किया, ठीक है, आपको मिल गया. इस कॉन्सेप्ट को लेकर के चलने वाले हैं कौन, सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट. और उनका यह कहना है कि इंग्लैंड को हथियारों के बस के दम पर अपना डोमिनियन नहीं बढ़ाना चाहिए, बल्कि ट्रेड और कॉमर्स से बढ़ाना चाहिए. जितना कि तलवारों से ज्यादा, उसे बताते हैं कि सोर्ड से ज्यादा किसी देश को स्लॉथ ने यानी आलस्य ने बर्बाद किया हुआ है. सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट हमेशा बातें करते हैं किसको, बिजनेस को लेकर के, और बताते हैं कि ये सबसे बेहतरीन तरीका है जिससे कोई देश तरक्की कर सकता है. और ये सही भी है. आज इंडिया चाइना के संबंध आप देखिए वो कैसे हैं, एकदम ट्रेड और कॉमर्स से जुड़े हुए हैं. तो इस तरीके की बातें सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट वहां पर कह रहे हैं. अगले जो कैरेक्टर है वो कौन है, कैप्टन सेंट्री. कैप्टन सेंट्री जो कि आर्मी के सेना को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप सोचिए. और ये जो कैरेक्टर है वो स्टील का खुद का कैरेक्टर है शायद, क्योंकि स्टील खुद सेना में थे और उसके बाद उन्होंने वहां से वीआरएस यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस ले लिया था. और यहां पे क्या होता है, कैप्टन सेंट्री ये बताते हैं कि वो ऐसे प्रोफेशन में रहना ठीक नहीं समझते थे जहां पर
बहादुर से ज्यादा चापलूसी को तवज्जो दी जाती है। और जब एक साथ ही सबके सब चापलूसी कर रहे हैं तो वहां पर आपके जो अच्छे कार्य हैं उनको कैसे कौन सा कमांडर या जनरल है जो अक्लेम करेगा। यानी ऐसा प्रोफेशन है जहां पर लोग चापलूसी के दम पर आगे बढ़ते हैं और मैं इसके लिए फिट नहीं हुआ था, मैं फिट नहीं था, इसलिए मैंने ये जगह छोड़ दी। सर कैप्टन सेंट्री का ये स्टेटमेंट है, बहुत ही फेमस है वो। उसके बाद अगला जो किरदार है वो है विल हनीकोम्ब का। और यहां पर विल हनीकोम्ब किस लिए रखे गए हैं? क्योंकि ये वो गैलेंट हैं, छैला टाइप के हैं और इनका पूरा का पूरा जो ज्ञान है वो फीमेल वर्ल्ड में है। यानी जो स्त्रियों की दुनिया है वहां पर ये आपको बता सकते हैं कि ड्यूक ऑफ मनमथ किस लड़की के साथ नाचे थे और कौन सी लड़की है जो उनके ऊपर फिदा हो गई और कौन से जो है वहां पे कोर्टियर थे, दरबारी थे, जहां पर क्या हुआ था, कोई लड़की उनके साथ गार्डन में चली गई घूमने। ये आपको पूरा फैशन बता सकते हैं कि कौन सा फैशन चलन में है। तो ये सारी स्टाइल विल हनीकोम्ब को पता है। अब नाम भी देखिए, हनीकॉम्ब, शहद और कंघा, लाओ समझ रहे हैं, इसलिए जानबूझ के ऐसा नाम उनका रखा गया है हनीकॉम्ब। और ये पूरे के पूरे, हालांकि जो है जरूरी है ऐसे लोगों का भी होना, महिलाएं बहुत खुश रहती हैं इनसे और चाहती हैं कि विल हनीकॉम्ब आए और उनसे बात करें। अब लास्ट में जो आखिरी कैरेक्टर है वो है प्रीस्ट का, पुजारी का, जिनके बारे में बताते हैं कि वो कभी कभार ही हमारे इस ग्रुप में, इस क्लब में, द स्पेक्टेटर क्लब में आते हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि वो क्या है, उनका स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं रहता है। उनका सारा ज्ञान किसको लेकर के है? थियोलॉजी को लेकर के है, ईश्वर को लेकर के है, और वो ह्यूमन बींग्स की मॉर्टेलिटी को लेकर के बातें करते हैं। और इन्हीं के ऊपर ही बेस्ड हो करके स्पेक्टेटर के सारे जो एसेज हैं वो आते हैं। उसी में विल बिम्बल का भी आता है, सर रोजर को लेकर के बहुत सारे एसेज हैं वहां पे। तो इस तरीके से उनको लिखा गया है। अब अगला देखिए, द गार्डियन। द गार्डियन अगला जो है पीरियोडिकल है, 12 मार्च 1713 से स्टार्ट होता है पब्लिश होना और 1 अक्टूबर 1713 तक ही पब्लिश होता है। अब आगे देखते हैं, द रैम्बलर यहां से आता है, इज ऑल्सो अ वाइडली रेड पीरियोडिकल बाय सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन, जिनके नाम पर अगली पूरी एज ही है, उन्होंने भी क्या किया था, पीरियोडिकल लिखा था। ड्रामा आप देखते हैं, ड्रामा में रिचर्ड स्टील का द कॉन्शस लवर्स, द फ्यूनरल, और उसके बाद द टेंडर हस्बैंड यहां पर आता है। जॉन गे, बेगर्स ओपेरा 1728, और जोसेफ एडिसन का बहुत फेमस प्ले है कौन सा, कैटो, 1712 में ये आता है। अ सेंटिमेंटल कॉमेडी इन 5 एक्ट्स, क्या है, अ सेंटिमेंटल कॉमेडी इन 5 एक्ट्स। तो ये जो एज थी, आप कह सकते हैं अगस्टन एज में, ये जो एज है वहां पर वो प्ले की, ड्रामा की एज नहीं थी बिल्कुल। ड्रामा अब आप देखेंगे कि यहां से लेकर के वो ड्रामा अब अपने पतन की ओर है, और इसका पतन यहां से स्टार्ट हो करके पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कि ना तो रोमांटिक एज में आपको प्लेस मिलेंगे ड्रामा, ना तो विक्टोरियन एज में आपको बहुत प्लेस मिलेंगे। ये जाकर के करीब 2 सदियों तक या 1 सदी तक क्या होता है, बिल्कुल ही आप क्या देखेंगे कि ड्रामा है ही नहीं। पोइट्री जो है वो डोमिनेंट जानरा बन करके आती है, पोइट्री और कौन, क्या, नॉवेल्स। प्लेस है ही नहीं। प्लेस जाकर के अब आपको 20वीं सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी में जाकर के मिलेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अगस्टन एज को लेकर के, जहां पर हमने आपसे बात की गुलिवर्स ट्रेवल्स को लेकर के, पीरियोडिकल्स को लेकर के, या इन सब चीजों को जो उस समय अगस्टन एज या एज ऑफ पोप में पॉपुलर थी। अब हमारी जो अगली वीडियो होगी कल की, वो होगी डॉक्टर जॉनसन्स या एज ऑफ सेंसिबिलिटी को लेकर के। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कैसी लगी ये वीडियो अपने लाइक और कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। हैव अ गुड डे।